सभी का केडी द मैट्रीवर्स चैनल में स्वागत है। और हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बात की थी जो एंगल था उसके बारे में। सबसे पहले मैंने आपको एंगल, सेंस ऑफ एन एंगल, टाइप्स ऑफ एन एंगल अकॉर्डिंग टू रोटेशन एंड अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कई 10th लेवल की भी वैल्यूज होती, जैसे कि एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, जैसे न्यून कोण, सम कोण। तो इनको मैंने इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि अपन जो है थोड़ा सा आगे ले रहे हैं इस टॉपिक को। बाकी किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा जल्दी। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेंस ऑफ एन एंगल है वो रोटेशन के हिसाब से तो दो टाइप का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन अगर वैल्यू के हिसाब से देखें तो इसको दो टाइप से अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मान के आधार पर और दूसरी है इसमें कंडीशन के हिसाब से। कैसे देखते हैं, जैसे कि मान के हिसाब से इसको कैसे डिवाइड करेंगे। अगर मान लो जैसे थीटा है और थीटा अगर आपका 0 डिग्री है तो ये क्या हो गया आपका 0 एंगल यानी शून्य कोण। इसको लेकिन रियलिस्टिक में बनाना पॉसिबल नहीं है, ये केवल एक इमेजिनरी एंगल है। और अगर थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में आ रही है तो इसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट यानी न्यून कोण, ठीक है ना। और थीटा की वैल्यू अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो ये आपका राइट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल का मतलब है समकोण। समकोण के बारे में अपन ने डिग्री सिस्टम और इन सब में भी बात की थी। थीटा की वैल्यू अगर 90 से बड़ी और 180 से छोटी है, यानी थीटा 90 और 180 के बीच में रन कर रहा है, तो इसको अपन कहेंगे ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण। अधिक कोण। और अब हमारा नेक्स्ट आता है कि अगर थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू अगर एग्जैक्ट 180 डिग्री है, इसको अपन कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण। और अगर थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी और इधर 360 से कम है, यानी 180 और 360 के बीच में है, तो इसको अपन कहते हैं बृहत कोण। क्या कहते हैं, बृहत कोण। क्लियर। और एट लास्ट थीटा अगर 360 डिग्री है तो इसको होल एंगल या सर्कुलर एंगल कहते हैं। तो क्योंकि इसमें कंप्लीट राउंड हो जाता है थीटा का। तो इस तरह से ये तो ही वैल्यू के हिसाब से थीटा की क्लासिफिकेशन। जैसे कि मान लो किसी ने आपको दिया कि भाई मेरे पास है 270 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, बृहत कोण हो जाएगा। किसी ने कहा भाई मेरे पास 130 डिग्री है, क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो ये हुआ मान के आधार पर कोणों का वर्गीकरण। आगे हम देखेंगे इसमें योग के आधार पर। तो अब अपन देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू सम, यानी योग के आधार पर कोण का वर्गीकरण। तो योग के आधार पर कोण दो प्रकार का होता है। एक है आपका कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ये होते हैं आपके पूरक कोण। इनको क्या कहते हैं, पूरक कोण। तो इनमें पूरक कोणों में क्या होता है कंप्लीमेंट्री में, कि जैसे दो कोण है थीटा 1 और थीटा 2, उनका अगर सम 90 आ रहा है, उनका योग अगर 90 डिग्री आ रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, पूरक कोण। जैसे कि 60 एंड 30, तो आप देख सकते हैं 60 और 30 का सम कितना है, 90 डिग्री। या 42 एंड 48, तो ये आपके किस तरह के एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे आपसे कोई पूछे कि 70 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 20 डिग्री। आगे देखते हैं, इसी में एक और है आपका नंबर सेकंड, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब संपूरक कोण से है। संपूरक कोण क्या होते हैं, इसमें अगर दो कोणों का योग अगर आपका 180 डिग्री हो रहा है तो उन दोनों कोणों को क्या कहेंगे, संपूरक कोण। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो 150 एंड 30 डिग्री या 120 एंड 60 डिग्री, तो इनका सम कितना है, 180। तो जिसका सम 90 है वो तो हो गया पूरक, और सम 180 है वो हो गया आपका संपूरक। तो अभी अपन ने थोड़ा सा इसका रिवीजन पार्ट 1 का किया था, जिसमें कि कोण के मैंने वर्गीकरण के बारे में आपको बताया।
अब अपन देख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसा कि इसमें नाम आ रहा है रेशियो, तो रेशियो कब बनता है? जब अपन दो चीज को डिवाइड करते हैं। अब इसमें किस चीज को डिवाइड करना है वो देखते हैं। हम सभी लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसका एक कोण 90 डिग्री और बाकी दो न्यून कोण होते हैं। तो हम ऐसे ही एक एंगल को इमेजिन कर रहे हैं। जैसे ये मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया है ए बी सी, जिसमें कोण जो बी है वो आपका है 90 डिग्री। तो इस तरह से ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या है? तीन भुजाएं होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं, लंब, आधार और कर्ण। अगर मैं इंग्लिश में कहूं इसको तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर एंड बेस एंड हाइपोटेनस। ठीक है ना? तो इस तरह से ये तीन साइड है, इनको अपन शॉर्ट में पी बी एंड एच भी कहते हैं। तो अब इसमें अगर मैं इन साइड्स का आपस में डिवाइड करूं तो ये डिवाइड 6 टाइप से किया जा सकता है। 6 टाइप से कैसे? 2 बार परपेंडिकुलर का, लंब का, 2 बार बेस आधार का, 2 बार हाइपोटेनस कर्ण का। तो इस तरीके से कितने डिवाइड हो गए? 6। इसीलिए बेसिक जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपके कितने हैं? 6। ठीक है। बाकी दो अपने कवर टाइम एंड वर्स्ट टाइम, ये आगे की बात है, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले अभी जो बेसिक बात है वो ये इन 6 की है। तो देखते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में मैंने बताया कि 3 साइड्स का अगर आपस में हम डिवाइड करें तो इसमें अपने कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं? 6। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। इनको अपन डिनोट करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है। और इनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। पहले 3 तो आएंगे लाल बटे कक्का से और बाद के 3 आएंगे कक्का बटे लाल। अगर मैं इनको इंग्लिश में कहूं पीबीएच की थ्योरी के हिसाब से तो आप इसको ऐसे याद कर लें कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बताया मैंने? बिल्कुल इजी ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पहले 3 आएंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से और बाद के 3 आएंगे हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। क्लियर है ना? तो इस तरह से ये आपके हो गए। अब देखते हैं तो इनकी किस तरह से बनेगी। तो साइन सबसे पहले क्या? L/K, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। और अगर इंग्लिश के हिसाब से कहें तो P/H हो जाएगा। ठीक, वो आप उसी तरीके से रिप्लेस कर लेना। और कॉस का मतलब आधार अपॉन कर्ण, A बटे के। और टेन का क्या हो गया? L/A, लंब बटे आधार। ठीक है ना? अब कॉट का क्या है? ये तीनों मैंने बताया था इस तरह से लेने हैं आपको, अब उल्टे लेने हैं ना। तो देखते हैं अब कॉट का क्या है? A/L, A/L, आधार अपॉन लंब। सेक का क्या हो जाएगा? सेक K बटे A, तो ये K/A हो गया, कर्ण अपॉन आधार। और कोसेक का क्या हो गया? कोसेक का हो गया आपका K/L, तो K/L यानी क्या हो गया? कर्ण अपॉन लंब। ये हो गया K/L। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 साइड्स का अगर मैं म्यूचुअली डिवाइड करूं तो मुझे कितने अनुपात मिल रहे हैं? यहाँ पे 6। इनको अनुपात क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भुजाओं को भाग देने से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जैसा कि बोर्ड पर हेडिंग है रिलेशन बिटवीन TR यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। अब इन्हीं में से अपन देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या बनाया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या है? साइन का फॉर्मूला है L/K। कोई अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो वो अपना उसी हिसाब से रिप्लेस कर लेना। L का मतलब P और K H। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो ये मैंने साइड में इसीलिए सबको लिख दिया है। तो आप, हाँ, तो मैं बता रहा था रिलेशन। तो साइन का देख रहे हैं आप L/K और कोसेक का आप देख रहे हैं K/L। तो इससे एक बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है।
तो इससे दो अपने फॉर्मूले क्या बने यहां पर कि साइन थीटा इक्वल 1 कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल क्या बनेगा 1 साइन थीटा। इनको कभी भी अपन फॉर्मूलों की तरह क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब ऐसे ही सेकंड रिलेशन देखते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या है a अपॉन के, जबकि सेक का हम देख रहे हैं k अपॉन ए। तो ये भी क्या है म्यूचुअली इनवर्स है। तो अगर ये इनवर्स है तो इनका भी सेम बनेगा। क्या बनेगा cos थीटा इक्वल 1 सेक एंड सेक थीटा इक्वल 1 cos। तो इस तरह से ये हो गए। अब बचे कौन कौन tan और cot। तो tan और cot तो आपको क्लियर ही दिख रहा है कि tan का क्या है l अपॉन ए और cot का क्या है a अपॉन l। तो ये दोनों भी इनवर्स ही हैं। तो इस तरह से एक और क्या बन जाएगा अपना tan इक्वल 1 cot एंड cot इक्वल 1 tan। ठीक है ना। तो देखते हैं इस तरह से ये अपने क्लियर हो गए फॉर्मूले। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह से इसमें दो रिलेटिव फॉर्मूले और भी हैं, जैसे कि tan इक्वल साइन अपॉन कॉस एंड cot इक्वल cos अपॉन साइन। ठीक है ना। और इन दोनों को अपन प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है l अपॉन के और cos की वैल्यू क्या है a अपॉन के। तो आप देख सकते हैं k को कैंसिल आउट करते ही l अपॉन ए किसकी वैल्यू हो गई tan की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से tan इक्वल क्या प्रूव हुआ साइन अपॉन cos। ठीक है ना। तो ये था रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कुछ आधारभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अब जैसा कि ये सर्वसमीका वर्ड क्या होता है, जैसा कि अपन प्रीवियस क्लासेज में अपन ने पढ़ा होगा कि सर्वसमीका और समीकरण में क्या डिफरेंस है। सर्वसमीका और समीकरण में ये डिफरेंस है कि समीकरण के तो अपने कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं, वही उसको सेटिस्फाई करेंगी, लेकिन सर्वसमीका जो है वो हर एक वास्तविक संख्या से संतुष्ट होगी। हाँ, तो देखते हैं एक बार की आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका और इक्वेशन यानी समीकरण में बेसिक अंतर क्या है, फिर हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की बात करेंगे। जैसे मैंने कहीं लिखा x² - 1 इक्वल 0। तो अब आप देख सकते हैं ये एक इक्वेशन है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x की वैल्यू आ रही +-1। तो इसमें x की वैल्यू +-1 रखने से तो आपको 0 मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई और वैल्यू रखी तो आपको 0 नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह से क्या हुआ इक्वेशन, क्योंकि इसकी अपनी कुछ फिक्स वैल्यू है, ये हर एक रियल वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें सर्वसमीका की तो आइडेंटिटी की, जैसे कि आपने पढ़ा होगा a + b² इक्वल a² + 2ab + b²। अब आप इसमें कोई भी रियल वैल्यू ab की जगह रख के देखेंगे तो इसमें LHS इक्वल RHS ही आएगी, यानी हर एक रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कोई रैंडम वैल्यू ले ली है a = 2 एंड b = 5। अब मैं इसमें LHS और RHS में रख के देखता हूं तो 2 + 5 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। अब RHS देखते हैं, RHS क्या होगी 2 का स्क्वायर 4, 2 5 जा 10 एंड 2 ये हो गया 20 और प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो ये इस तरह से आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया 49। तो आप देख सकते हैं यहाँ LHS और RHS क्या आ रहे हैं इक्वल। अब मैंने जिस तरह से 2 और 5 को रखा है, आप कोई भी वैल्यू रख के देखेंगे ये सेटिस्फाई हो जाएगी, जबकि ये हर एक वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमने देखा कि जो वैल्यू हर एक रियल वैल्यू को एक्सेप्ट करती है, हर रियल वैल्यू से संतुष्ट होती है, वो तो होती है सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी, और जिसके अपने कुछ अद्वितीय मान होते हैं, वो अपनी कुछ फिक्स यूनिक वैल्यूज से ही सेटिस्फाई होती है, उसको कहते हैं अपन इक्वेशन यानी समीकरण। अब इसमें त्रिकोणमिति की तरफ चलते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी आधारभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अभी मैंने आपको समीकरण और सर्वसमीका में अंतर बताया था।
अभी हम बात सिर्फ कर रहे हैं सबसंख्या की यानी आइडेंटिटी की। समीकरण की हम आगे टॉपिक में बात करेंगे, त्रिकोणमिति समीकरण, इसी में एक अलग टॉपिक बाद में आएगा। तो देखते हैं बेसिक जो आइडेंटिटी है वो क्या क्या है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो अब ये इनको कहते हैं सिंगलेटन आइडेंटिटी, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या आ रही है 1। इनमें से किसी भी आइडेंटिटी को इजीली प्रूव किया जा सकता है। कैसे? एक चलिए कोई भी रैंडम ले लेते हैं, जैसे चलो यही ले लेते हैं, तो देखते हैं इसकी वैल्यू 1 कैसे आई। ये क्या है? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो अब हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू 1 कैसे आई। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सेक की वैल्यू क्या बताई थी? सेक की वैल्यू बताई थी कर्ण अपॉन आधार। क्या बताई थी? कर्ण अपॉन आधार यानी h अपॉन b। तो देखते हैं, ये हो गया आपका k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और टेन का क्या बताया था? लंब अपॉन आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो देखते हैं एलसीएम क्या हुआ यहाँ पर, ए स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? के स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इससे अगर आप वैल्यू निकालें ए स्क्वायर की तो वो क्या निकलेगी? के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं? ए स्क्वायर। ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो ए स्क्वायर से अगर मैं ये कैंसिल आउट करूंगा तो वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो इस तरह आप कोई भी आइडेंटिटी को दोनों में से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं। तो ये अपन ने देखी सिंगलेटन आइडेंटिटीज। अब इनसे क्या है कि आप जो है अलग अलग आइडेंटिटीज भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है ना? अब ऐसे इससे बना सकते हो आप, कोट स्क्वायर उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर एंड कोट स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल सिमिलर, इसमें भी वही सिचुएशन है। सेक स्क्वायर का क्या बनेगा? टेन स्क्वायर अगर उधर ले जाऊं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, और अगर आप इसमें 1 को इधर ट्रांसफर कर दें तो टेन स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से इसमें ये आपकी फंडामेंटल है 3 आइडेंटिटीज, और ये रिलेटिवली है इनकी। तो आप इस तरह से ये 9 फंडामेंटल आइडेंटिटीज को याद कर लें। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने पार्ट 1 में एंगल्स के बारे में बात की, और पार्ट 2 में हमने बात की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। नेक्स्ट पार्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, जिसमें अपन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल और साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है ना? और आप बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें, क्योंकि आप जब पीछे से सारे टॉपिक देखते आएंगे तो आपको आगे के टॉपिक भी पूरे समझ में आएंगे। और कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि सर कभी कभी वॉल्यूम या इस तरह की, तो आप हमेशा हेडफोन का यूज करें और मिनिमम 720p पर उसको देखें, और बाकी फ्रेंड्स को शेयर करते रहें, जिससे सभी को इस लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट हो सके। थैंक्स।